नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में आखिरी वंश है ये लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश। देखिए यूपीएससी पीईटी में क्या किया है मैंने, हिस्ट्री के जो क्लासेस हो चुकी हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो आप लोग क्रमानुसार वीडियो को देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हालांकि कोई देखता नहीं है, लेकिन तब भी मुझे कहना पड़ता है, क्या पता कोई देख रहा हो और सब्सक्राइब कर दे और उसको अच्छा भी लगे और शेयर भी कर दे। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो भाई देखिए स्टार्ट करते हैं। लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी है। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक। तो दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य के संस्थापक कौन है? तो ये दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य था, ठीक है, जिसका संस्थापक माना जाता है बहलोल लोधी को। और यह अफगानिस्तान के गिलजई कबीले की एक शाखा शाहू खेल में पैदा हुआ था। कौन? बहलोल लोधी, ठीक है। और 1451 में बहलोल गाजी की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। देखिए मैं आपको एक छोटा सा इतिहास बता दूं कि आखिर ये कैसे वंश आया था। तो देखिए सैयद वंश का एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद हसन। क्या नाम था उसका? महमूद हसन। महमूद हसन नाम था। उस समय क्या हुआ था कि 1440 में मालवा का शासक था, ठीक है, महमूद खिलजी। और महमूद खिलजी ने दिल्ली पर कर दिया था आक्रमण। फिर ये क्या हुआ था कि जो मोहम्मद शाह था इसने बहलोल लोधी को बुलाया था अपनी सहायता के लिए। बहलोल लोधी को, जो समाना का सूबेदार था, ठीक है, आया और इन दोनों के बीच में हो गया समझौता। जो मालवा का शासक था महमूद खिलजी और मोहम्मद शाह के बीच हो गया था समझौता, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ था कि जो मोहम्मद शाह हैं, मोहम्मद शाह ने क्या किया, बहलोल लोधी को अपना पुत्र कहकर खाना की उपाधि दी थी, ठीक है। तो ये छोटा सा इतिहास हुआ, यानी समाना का एक सूबेदार था। उसके बाद क्या होता है, देखिए मोहम्मद शाह की हो जाती है मृत्यु। मोहम्मद शाह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद कौन आता है? अलाउद्दीन हसन। यहाँ पे लिख दूं मैं, अलाउद्दीन हसन शाह नाम है। अलाउद्दीन हसन शाह, आलम शाह भी आपको दिखेगा नाम, ठीक है। ये बनता है शासक दिल्ली का, ये उसका उत्तराधिकारी होता है। किसका? मोहम्मद शाह का। और इसका ही एक होता है वजीर। वजीर का नाम क्या है? वजीर का नाम है हुसान खां। हुसान खां वजीर का इसका नाम होता है, हुसान खां, ठीक है। इन दोनों में हो जाते हैं विवाद। हुसान खां और अलाउद्दीन हसन शाह में हो जाता है विवाद। फिर ये क्या करता है, ये फिर देखिए अलाउद्दीन हसन जो था ये पहले बादामी का राज्यपाल था, ये वापस बादामी चला जाता है क्योंकि इससे पहले जो शासक था उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, षड्यंत्र के द्वारा। तो ये नहीं चाहता था कि हमारी भी मृत्यु हो जाए। तो ये इसने देखा कि पलड़ा भारी नहीं है मेरा, तो ये वापस चला गया कहाँ? बदायूं। फिर बदायूं जाते समय क्या हुआ, देखिए विवाद हुआ था, ऐसा नहीं था कि मतलब बिल्कुल ही बातचीत बंद थी। तो ये जो हुसान खां वजीर था इसके, हुसान खां के नेतृत्व में ही अपने सालों को इसने सत्ता दी थी। साले का नाम क्या था? साले का नाम क्या था भाई? देखिए एक का नाम था अमीर कोहते, एक का नाम था अमीर कोहते, ये इसका साला था, ठीक है। और सहना, दो इसके साले थे अलाउद्दीन हसन के। मैं साफ करके लिख दूं यहाँ पर, देखो सहना और अमीर कोहते, इन दोनों के हाथ में सत्ता दे दी थी। किसके नेतृत्व में? हुसान खां, जो इसका वजीर था, ठीक है। काफ़ी साल तक जो शासन चलता रहा। उसके बाद इन दोनों में हो गया विवाद, जो साले थे आपस में, इन दोनों में विवाद हो गया और अमीर कोहते ने सहना की हत्या कर दी, ठीक है। और फिर दिल्ली की जनता ने अमीर कोहते की हत्या कर दी। मतलब इन दोनों को गद्दी से हटा दिया गया एक तरीके से कहे तो। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दिल्ली की जो जनता ने क्या किया, बहलोल लोधी को आमंत्रित किया कि भैया आओ सत्ता संभालो आकर, ठीक है, सत्ता संभालो आकर। तो ये सत्ता संभालने आता नहीं है, ये पहले क्या कहता है, जो इसका जो मतलब जो क्या कहते हैं कि राजा, तो उसमें वो था ना मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह से ये राय लेता है, कहता है कि आप पहले आइए अपनी गद्दी संभालिए। तो वो कहता है कि भैया गद्दी आपको ही मुबारक हो, मुझे बस बदायूं में ही रहने दो, चैन की बंसी बजाने दो।
तब ये जाके बहलोल लोदी जो है ये लोदी वंश की स्थापना करता है। पहला अफ़गान साम्राज्य का जो है ये संस्थापक है बहलोल लोदी। तो ये कहानी मैंने आपको बताई कैसे कैसे आता है ये, ठीक है। जितने भी दिल्ली सल्तनत में जो भी अलग अलग वंश आए हैं वो कहीं ना कहीं किसी के सूबेदार या कहीं से किसी ना किसी के गुलाम रहे हैं, तब जाके ये इतना साल तक चला है। लोदी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश माना जाता है। इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको छोटी सी कहानी बताई, आपको समझ में आई होगी। इससे पहले वाला जो वीडियो था सैयद वंश का, वहाँ पर मैंने जो है लास्ट में इसके बारे में डिस्कस किया था कि लोदी वंश कैसे आता है। अब देखिए 1451 में बहलोल जो है गाजी की उपाधि धारण कर दिल्ली पर बैठता है। जौनपुर को एक बार दिल्ली में बहलोल लोदी फिर से शामिल करता है। जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने जो है जौनपुर की स्थापना की थी अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन जो बहलोल लोदी है इसके समय में फिर से ये है दिल्ली में शामिल कर लेता है। और बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था और इसके द्वारा जो है बहलोली सिक्के चलाए गए थे। और बहलोल लोदी का जो पुत्र एवं उत्तराधिकारी है वो है सिकंदर लोदी। तो हमें देखिए ज़्यादा लोदी वंश के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि इतना डिटेल में लोदी वंश से नहीं पूछेगा, ठीक है। जो जहाँ पर जितने मतलब जो इम्पोर्टेंट था, मैंने बहुत लंबे लंबे वीडियो भी बनाए हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं एक टारगेट बैच लेकर चल रहे हैं, टारगेट बैच लेके चल रहे हैं यूपी PET का हिस्ट्री का, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब महत्वपूर्ण आता है सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी से ज़्यादा सिकंदर लोदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कट्टर मुसलमान था, बहुत ही कट्टर और बहुत ही हिंदुओं से नफरत करने वाला था, ऐसे कह सकते हैं। थोड़ा सा पानी पी ले जाए। बहुत लोग ऐसे पानी नहीं पी पाते हैं। 1489 से 1517 तक इसका शासनकाल होता है, ठीक है। अब सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? निज़ाम खां। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? निज़ाम खां था। और जौनपुर के हुसैन शाह शर्की को पराजित कर सिकंदर लोदी ने बिहार तथा तिरहुत को दिल्ली में मिलाया था। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा की नींव रखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे तो क्वेश्चन मतलब बहुत बनता है। आगरा की नींव किसने रखी थी? आगरा की नींव रखी थी, आगरा की स्थापना या आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। और बाद में अपनी राजधानी भी इसको बनाई थी। अब सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गजे सिकंदरी क्या था? तो गजे सिकंदरी क्या था? भूमि को मापने का एक पैमाना था जो सिकंदर लोदी ने बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो लाइन लिखी इससे पता चलता है कि ये भी बहुत ही कट्टर मुस्लिम था। और देखिए हो सकता है मैं शब्दों का सही से प्रयोग ना कर पाऊँ, तो जो लोग जैसे कि अलग समुदाय के हैं तो वो नाराज़ हो जाएं। ये हिस्ट्री है, यहाँ पे सब कुछ चलता है, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब इसको अलग वे में मत लीजिएगा। आप पढ़ाई करने आए हैं तो बस पढ़ाई ही करिएगा, ठीक है। सिकंदर लोदी ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उनके जो टुकड़े थे मंदिरों को, उसके कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है पेपर में, इसलिए मैंने लिखा है इस पर, ठीक है। तो यहाँ से पता लगता है कि ये कितनी नफरत करता था। अब मंदिरों की मूर्ति तोड़ी है, इसका मतलब मंदिर में पूजा कौन करता है? हिंदू करता है। तो हिंदुओं से बहुत नफरत थी। तो ज्वालामुखी मंदिर था, उसकी मूर्तियों को तोड़कर उसके टुकड़े जो है कसाईयों को दे दिया था इसने कि भैया इससे मांस तोलो। तो देखिए कितना मतलब घृणा इसको था, ठीक है। चलिए देखिए, सिकंदर लोदी ने जो है मुसलमानों को ताजिया निकालने, ये क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों पर पीरों एवं संतों के मजार पर लगाने पर किसने रोक लगाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने लगा दी थी, फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन सिकंदर लोदी ने क्या किया था? मुसलमानों को ताजिया निकालने पर भी रोक लगा दी थी। फिरोज शाह तुगलक ने स्त्रियों को जो है मंदिर जाने पर, मज़ारों पर जाने पर रोक लगा दी थी। और सिकंदर लोदी ने क्या किया कि ताजिया निकालने पर और स्त्रियों को पीरों व संतों की मज़ारों पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। कुतुब मीनार की मरम्मत में इसका हाथ था सिकंदर लोदी का। इसने संस्कृत के आयुर्वेद जो ग्रंथ था एक, उसको फरहंगे सिकंदर के नाम से अनुवाद कराया था। देखिए एक बता दूं, मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली सल्तनत की जो भाषा थी उसको फारसी मानते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोदी ने कहा वो मतलब अपने सरदारों पर बहुत विश्वास रखता था और उसको लगता था कि उसके जो हैं सरदार जो हैं बहुत ही आज्ञाकारी हैं। तो वो ऐसे ही सोच में उसने एक कथन कहा है। कथन ये है कि यदि मैं अपने एक गुलाम को पालकी में बिठा दूं
और मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार जो हैं उसे अपने कंधों पर लेकर जाएंगे बिना कोई सवाल जवाब किए। ये लाइन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं जो हैं वो लिखता था सिकंदर लोदी। तो गुलरुखी, ठीक है। एक बात और है, व्यक्तित्व को ये सुंदर बनाए रखता था, जिसलिए ये दाढ़ी नहीं रखता था। क्लीन शेव, ये बंदा क्लीन शेव रखता था, सुंदर बनाए रखने के लिए दाढ़ी नहीं रखता था। छोटा सा टॉपिक है ये लोदी वंश। अब यहाँ पर देखिए अंतिम देख लेते हैं, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी खाली इसलिए जाने जाते हैं दो चीज़ें, एक तो इनका पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर के साथ, और दूसरा जो है ये युद्ध भूमि में मारे गए थे। अभी तक का कोई सुल्तान जो युद्ध भूमि में नहीं मारा गया था। अब लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें जाहिर सी बात है इब्राहिम लोदी हार गए थे, बाबर जीत गया था। देखिए पंजाब का शासक था दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खां। इसने जो है इनवाइट किया था बाबर को कि यहाँ आओ, दिल्ली में आक्रमण करो आकर, ठीक है। और यही युद्ध भूमि में ये इब्राहिम लोदी जो है मारा गया था। एकमात्र सुल्तान है दिल्ली का, जो भारत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया। इसकी मृत्यु के साथ ही लोदी वंश जो है, लोदी वंश तथा दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। अब जो है नए वंश की स्थापना होने वाली थी, वो है मुगल वंश, ठीक है, मुगल वंश। आइए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि मैंने आपको सभी चीज़ें पढ़ाई हैं, लेकिन चलिए तब भी मैं आपको अलग से थोड़ा बता दूं, ताकि जैसे कि आपको अलग मतलब जो है एक साथ मिल जाए। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख अधिकारी व उनके कार्य देख लेते हैं क्या क्या थे। वजीर क्या होता था? राजस्व विभाग का अधिकारी होता था, जिसको दीवाने वजारत बोलते थे, दीवाने वजारत। आरिज़े मुमालिक सेना विभाग होता था, दीवाने अर्ज का प्रधान। और दीवाने रसातल विदेश विभाग का प्रधान होता था। विदेश विभाग का प्रधान खुद ही शासक होता था, जैसे अलाउद्दीन खिलजी खुद ही इसका जो है हेड था। सद्र-ए-सुदूर, ये एक धर्म विभाग का प्रधान कहते हैं। जो धर्म विभाग का प्रधान था उसको बोलते थे सद्र-ए-सुदूर, ये अधिकारी था। काजी उल कजात, ये न्याय विभाग का प्रधान होता था। बरीदे मुमालिक, ये गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। ये सभी नाम आपको याद रखने, यही तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आपसे। ये बहुत क्वेश्चन कम बनेगा कि इसका संस्थापक कौन था, ये कौन था, वो कौन था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बन जाता है और इसको लोग भूल जाते हैं, क्योंकि याद करने में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको भूल जाते हैं। तो भैया इसको याद ही करना पड़ेगा। अमीर आखुर, तो मैंने आपको बताया था, अमीर आखुर जो है ये अश्वशाला का प्रधान था, ठीक है। मोहम्मद गोरी में जो था वो इल्तुतमिश, या अमीर आखुर के पद पर था। अमीर मजलिस ये शाही उत्सवों का प्रधान जो होता था उसको बोलते थे अमीर मजलिस। कोतवाल जो है शहर की शांति व्यवस्था का बनाए रखने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, इसमें और भी कोई ट्रिक तो है नहीं वैसे याद कराने की, ठीक है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत में 5 प्रकार के कर लगाए जाते थे, ये भी देख लो। उस्र, मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज, गैर मुस्लिमों पर धार्मिक कर था। खम्स, लूट खानों और भूमि से जुड़े हुए खजाने अगर आपको मिलते हैं तो इसका कुछ हिस्सा आपको राजा को देना पड़ेगा, सुल्तान को देना पड़ेगा, यही होता था खम्स, या इसको खुम्स भी बोलते थे, ठीक है। जकात, मुस्लिमों पर धार्मिक कर, और जजिया, गैर मुस्लिमों पर धार्मिक कर। पहले क्या था जजिया में कि जो ब्राह्मण और जो विकलांग होते थे उन पर जजिया कर लागू नहीं होता था। लेकिन बाद में क्या होता था कि मलिक मकबूल एक होता था जो तेलंगाना का ब्राह्मण था, वो आता है फिरोज शाह तुगलक में, और फिरोज शाह तुगलक का ये वजीर बनता है। तो ये वो राय देता है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाओ। तो पहला सुल्तान होता है फिरोज शाह तुगलक, जिसने मुसलमानों पर भी ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। छोटा सा टॉपिक और है कि दिल्ली सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग और उनके कार्य। तो दीवाने वजारत, ये वित्त विभाग था। दीवाने अर्ज, ये सैन्य विभाग था। दीवाने मुस्तखराज, ये राजस्व विभाग था। देखिए इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं तो यही क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं, ठीक है। कुछ यार जी मितला रहा है। दीवाने इंसा, ये पत्राचार विभाग था। दीवाने रसातल, ये विदेश विभाग था। दीवाने खैरात, ये दान विभाग था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको खोला था। और दीवाने अमीर कोही, ये एक कृषि विभाग था। दीवाने अमीर कोही। दीवाने बंदगान, ये दासों का विभाग था। दीवाने इस्तिहात, ये पेंशन विभाग था। और दीवाने वकूफ़, ये व्यय विभाग था। और दीवाने रियासत, ये बाजार पर नियंत्रण रखने वाला एक विभाग था, ठीक है।
आइए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, इसको ऊपर रख दो। देखो, जो दिल्ली सल्तनत के जो वंश है उसको क्रम से लगाने के लिए आ जाता है, तो आपको एक ट्रिक याद करनी है। ट्रिक है गुड़ खा तसले में, ये एक ट्रिक है, इसको याद रखेंगे। ये गा से क्या हो गया, ये गुलाम वंश हो गया, ठीक है। रा से क्या हो गया, ये देखो ये रा इसलिए लगा दिया क्योंकि गु खा तसले में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए रा लगा दिया एक्स्ट्रा। अब खा से क्या हो जाएगा, खा से हो जाएगा खिलजी वंश, खिलजी वंश। ता से हो जाएगा तुगलक वंश, ठीक है। सा से हो जाएगा सैयद वंश, सैयद वंश। और ला, ये तसला जो है ना, तसला, ये हो जाएगा लोधी वंश, लोधी वंश। ये जो माँ है ये मुगल आप कह सकते हो। देखो, गुड़ खा तसले में, तो गा से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, ला से लोधी वंश, और ये माँ से क्या हो जाएगा, मुगल। ये एक राइमिंग बनाने के लिए गुड़ खा तसले में हो जाता है, ठीक है। तसला आप समझते हैं, जो तसला होता है उसमें आटा वगैरह गूंदा जाता है, ठीक है। तसला काम का, जब कभी मकान वगैरह बनना हो तो तसले में मसाला वगैरह लेके जाते हैं, वही तसला समझते होंगे आप लोग। तो ठीक है, ये गुड़ खा तसले में आपको याद रखना है ट्रिक। अगर आज क्वेश्चन बन जाएगा कि इसको क्रम में लगाइए, तो आप क्रम में लगा लेंगे, समझ गए कि नहीं। तो अगला हम लोग देखते हैं क्या स्टार्ट करना है, कि दक्षिण भारत के राजवंश स्टार्ट करेंगे या फिर मुगल वंश स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या सही रहेगा, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन आपका बचता है तो किसी चीज़ को लेकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो उसको अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आपका काम यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यार वीडियो को फैला दो भाई, देखा करो वीडियो को, ये बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप देखने में आप मन लगा के देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, वरना आप मज़ा लेने आएंगे तो मज़ा नहीं मिल पाएगा यहाँ पर, क्योंकि लाइव चल नहीं रही है। जब लाइव चलता है तो आप इंटरेक्ट होते हैं, हम लोग बात करते हैं आपस में, तो कुछ हंसी मजाक होता है। तो लाइव चल नहीं रहा है इसलिए मज़ा नहीं आ पाएगा। लेकिन हाँ, लाइव ना चलने से फ़ायदा ये है कि लाइव में अगर आपको कोई क्लास अगर 1 घंटे की दे रहा है तो यहाँ पर आपको 20 मिनट में सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो सीरियस लोग जो होंगे उनके लिए बहुत अच्छा है। जो मज़े के साथ पढ़ना चाहते हैं, जो मज़ा लेना चाहते हैं, तो भैया उसके लिए तो यहाँ पे जगह नहीं है, क्योंकि उनको मज़ा ही नहीं आएगा। वैसे कहता हूँ उनके लिए भी है कि आप लोग भी ध्यान से देखें, अगर मन लगा के देखें, आप अपने काम के लिए देखें, तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत आपका पूरा समाप्त होता है, दिल्ली सल्तनत समाप्त। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।